हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को लोग जानते ही हैं कि बिहार एससीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें हमारी इतिहास और भूगोल के चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। और कल से मैंने साइंस की भी स्टार्ट कर दी। साइंस का पहला दूसरा चैप्टर एक ही वीडियो के माध्यम से आपको अभी प्रोवाइड करा दिया गया। धीमे धीमे आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है। आपकी 6 और 7th क्लास की भूगोल की जो बुक्स हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और 6 और 7th के आप लोग एमसीक्यू के लिए कह रहे हैं कि एमसीक्यू जितने भी हो सकते हैं वो करवा दीजिए। उसकी वीडियो भी कल से परसों तक आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग ईयर्थ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ईयर्थ क्लास में हम लोग यूनिट वाइज, यहाँ पे 6 यूनिट है पूरी ईयर्थ क्लास में, तो उनको यूनिट वाइज करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पहली यूनिट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्राकृतिक, ये संसाधन से संबंधित है, तो सबसे पहले संसाधनों के प्रकार। तो इसमें देखिए सबसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन। देखिए मैंने हाईलाइट पूरा कर दिया, लेकिन देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसमें आपके सारी चीज़ें, जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ जो भी प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, भूमि, मिट्टी, छोटे बड़े जीव, वन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्राकृतिक में ही आएंगी। ठीक है। जल, तालाब, सागर, ये सब क्या हो गए, ये सब जो प्राकृतिक चीज़ें वो सारी हो गई इसके अंतर्गत। ठीक है। और अब देखिए आगे लिखा है खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, तो ये सब किस में आ गए, खनिज पदार्थ में आ गए। ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं। मानव संसाधन क्या हो गया, मानव एक संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। ठीक है। तो मानव संसाधन में क्या आएगा, मानव आएगा। ठीक है। यहाँ पर अब फिर है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मकान, कार्यालय, भवन, ये सब क्या हो गए, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए टोटल संसाधनों के बारे में कहा गया। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया जिसमें भूमि, मिट्टी, जल हो गया, फिर मानव संसाधन हो गया, फिर मानवकृत संसाधन। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन में विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वनस्पति, रसायन, संभाव्य संसाधन। ठीक है। और उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। और मानव संसाधन में उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय नहीं, ये सारे इसी प्राकृतिक में ही आएंगे। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक। मानव निर्मित तो सिर्फ मानव ही आएगा मानव संसाधन में। ठीक। ये सब प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय, अनवीकरणीय आ जाएगा। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर ये है निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक संसाधन क्या होता है। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों की उपलब्ध तकनीकी की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पश्चिमी एशिया से क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया से सोना, झारखंड से अभ्रक, मैग्नीज से मध्य प्रदेश से मैग्नीज। ठीक है। फिर देखिए संभाव्य संसाधन क्या होता है, उन संसाधनों को कहा जाता है, इसका प्रिंट थोड़ा गड़बड़ है, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इसकी उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों के उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक। अब देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब फिर से उसकी पूर्ति होती रहेगी, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन, ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है। जैसे सूर्य की किरणें कभी नहीं खत्म होंगी। ठीक है। और पवन भी ऐसे ही है। अब अनवीकरणीय संसाधन कैसे, जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उन्हें पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। सभी प्रकार की खनिजें जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए जाते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख हैं। इसमें सर्वत्र अथवा सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। स्थानीय संसाधन किसे कहा जाता है, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगौड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला, ये सब क्या है, स्थानीय संसाधन है। ठीक। फिर देखिए अंशु ने बताया स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया है 3 भागों में। ठीक। अब देखिए समुद्र तट, यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, वही सेम चीज़ ऊपर लिखी है, सेम चीज़ नीचे लिखी है। ठीक है। ऊपर लिखा है समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। ठीक है। 200 किलोमीटर की संपत्ति में वो राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। यहाँ पे लिखा है 19.2 किलोमीटर में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है।
200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 200 किलोमीटर के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को देखेंगे। ठीक है, अब ये पहली यूनिट में इकाई का मतलब का खा गा ऐसे बताया गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए भूमि मृदा एवं जल संसाधन, इसमें पहले सबसे पहले भूमि के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ उसको ही हमने यहाँ पर किया है। देखिए, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। जैसे देखिए, मैंने सिर्फ उतनी चीज़ हाईलाइट की जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर पूछा जाए कि मानसूनी जलवायु क्षेत्र में कौन सी खेती की जा सकती है, या फिर धान की खेती कैसी जलवायु में की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो मानसूनी में आपकी धान की खेती और शीतोष्ण में गेहूं की खेती। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर लिखा होना चाहिए, सूखकर ठोस भूमि में बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। अब देखिए, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा। ये क्या है आपका, ये दो जगह ऐसी हैं। देखो, नवी मुंबई के लिए क्या किया गया था, इसको सुखाकर, ठीक है, इसको परिवर्तित करके सुखाया गया। ठीक है, इसको ठोस भूमि में बदला गया, फिर वहाँ पे नवी मुंबई शहर विकास कर दिया गया। ठीक, और राजस्थान का कौन सा, गंगानगर क्षेत्र है, जो जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं थी, लेकिन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर वहाँ खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं? मृदा मतलब मिट्टी में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष, इनको कहा जाता है ह्यूमस। अब यहाँ पे देखिए, जैविक रासायनिक ऋतुक्षरण क्या होता है? पेड़ पौधों, जीव जंतु, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण कहलाता है। भौतिक ऋतुक्षरण क्या होता है? समझ जाइए, तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया, ठीक है, तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया जैविक और भौतिक। मृदा के प्रकार यहाँ पर उर्वरता के आधार पर दो तरीके की होती है, उर्वर और अनुर्वर। ठीक है, मतलब अनुर्वर का मतलब बंजर। गठन या संरचना के आधार पर बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, इस तरीके से इनको बांट दिया जाता है। और रंग के आधार पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बादामी मृदा, ये सब चीज़ें। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, जो चीज़ सेम ऊपर बताई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि चिकनी मिट्टी किसके अंतर्गत आएगी, उर्वरता के आधार पर, गठन के आधार पर, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, काली मृदा एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिकों की उपस्थिति के कारण काली होती है। तो काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और लौह यौगिकों की उपस्थिति होती है। इसी तरीके से आगे देखिए, यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए? काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा अधिकतर पाई जाती है। कौन सी? काली। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। ठीक, लौह जो तत्व है वो इसमें पाया जाता है। ठीक, जल में मिलने के बाद यह मृदा पीली रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए यह लाल और पीली मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, यह मृदा कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, लेटराइट। लेटराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में। फिर है मरुस्थलीय मृदा, हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, यहाँ से तो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पाई जाती है, किस फसल के लिए अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आगे देखते हैं, विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा। ठीक है, तो जल की मात्रा सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें लगभग 50% के आसपास है, 49.9। फिर है अटलांटिक में, सेकंड पे है अटलांटिक महासागर में 25.7। फिर है हिंद महासागर में 20.5 और लास्ट में है आर्कटिक महासागर में 3.9, बहुत कम। अब देखिए, जल चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का निर्माण कर वह वर्षा के रूप में फिर धरती पर आ जाता है। ठीक, यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पन
और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं वाष्पन हुआ, संघनन, वाष्पन, नदी, ये ऐसे ही घूमता रहता है पूरा चक्र। ठीक, तो इसको जल चक्र कहते हैं। अब जल का वितरण आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा है महासागर में 97.3, बट ये इसका कोई मतलब नहीं है, मेन तो महासागरों में ही है। ठीक, तो लेकिन अब यहाँ पे देखिए जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है, लगभग 4%, क्योंकि जो 97.3 यहाँ पे लिख दिया, 3% कहना चाहिए कि स्वच्छ जल मतलब उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा, वैसे 3 होना चाहिए। ठीक, देखते हैं आगे, देखते हैं। ठीक, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। इकाई वन में खा जो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसको भी देख लेते हैं। पर्यावरण दृष्टि से किसी देश या क्षेत्र में कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, कम से कम, जैसे अगर जैसे इंडिया में है तो 33% ऐसी जगह होनी चाहिए, 33%, वन थर्ड पर। ठीक, वन थर्ड, 1/3 पर क्या होना चाहिए, वन्य क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अब जानकारी यहाँ पे है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम में कितना है, यहाँ पर 91.27, बहुत ज़्यादा। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य ये प्रतिशत है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ये 77.7 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है। इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में जहाँ विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ वन बहुत पाए जाते हैं। ठीक, घने वन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्या आप जानते हैं, इसमें हिमालय यव नामक, यव, ठीक, यव, ठीक, हिमालय यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाइयाँ बनाई जाती है। किससे, हिमालय यव, हिमालयन यव। ठीक, अब सदाबहार वन क्या होते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे वृक्ष औसतन 60 मीटर तक उगते हैं। सदाबहार वन के अंतर्गत जो वृक्ष होते हैं वो लगभग 60 मीटर तक होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चीज़ जो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखे परिणाम, वह वन कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं होते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। मतलब पत्ते गिरते हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरते हैं। अमेजन, अब देखिए कहाँ कहाँ, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में इन वनों को सेल्व कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में सदाबहार वनों को सेल्व कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्व राज्य में पाया जाता है, जहाँ सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, ताड़, नारियल, आयरनवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। ये सब क्या है, सदाबहार वन के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के पहले शुष्कता से बचने के लिए इस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इस कारण इसे पतझड़ बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। यहाँ सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं सहतूत इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। बच्चे शांति से फौजी चाचा की बातें सुन रहे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं वनों के बारे में। ज्वारीय वन क्या होता है, ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं जहाँ यहाँ सुंदरी जैसे मैंग्रोव, या फिर मैंग्रोव मतलब दलदली जहाँ पे भूमि होती है, वृक्ष की प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में पाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये तो पता ही होगा। सर्वप्रथम 1970 में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संकट से घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जो जीव होते हैं उनकी यहाँ पे सूची तैयार की जाती है। ये कब से स्टार्ट किया गया, 1970 से, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा। ठीक है, फिर है इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, कितने हैं टोटल राष्ट्रीय उद्यान, 85, 448 अभ्यारण्य, 16 जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार, ये याद रखिएगा, बिहार में कांवर झील पक्षी विहार जो कि बेगूसराय में है, बेगूसराय गया में है। गया में जो है, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है इसमें, खनिज संसाधन लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट ही होगा उम्मीद है। ठीक, नहीं एक और है इसके बाद। ठीक, खनिज संसाधन देख लेते हैं, उसके बाद एक और है, बस फिर हमारा ये इकाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए आगे यहाँ से देखिए खनिजों के प्रकार देखिए, इसमें देखिए लौह युक्त खनिज होता है, उसमें कौन ऐसे खनिजों में लोहे के अंश मिलते हैं जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ये लौह युक्त खनिज होते हैं। फिर अलौह खनिज कौन से होते हैं? इन खनिजों में लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन, ये सब क्या होते हैं? अलौह खनिज, ओ खनिज, ठीक है। फिर है अधात्विक खनिज, ये धातु नहीं होते जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक। कार्बनिक में आ गया, इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज में इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, ठीक है। जो उसकी नोक होती है पेंसिल की वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ठीक। अब लौह अयस्क, अब लोहा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, देख लीजिए। लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है, परंतु लोहा खदानों में शुद्ध रूप में नहीं निकलता, यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं सिडराइट मुख्य अयस्क है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेंकी, ठीक है, चीन का पेंकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक श्रेणिया, रूस में निजनी तालिक, ठीक है। अब कुजनेत्स्क क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र, यूक्रेन का क्रिवायरोग, स्वीडन का किरुनभर एवं गैलीवरा क्षेत्र, जर्मनी का सोजर घाटी क्षेत्र, ठीक है। स्पेन का विलबाओ प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 3,70,000 करोड़ है। जिन चट्टानों में धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती हैं, ठीक। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है? 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरगंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुहा, नोआगुंडी, जांदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं यहाँ पर बाबा भूदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, ठीक है। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन 30 लाख टन था, जो 2009 में 2010 लाख टन हो गया। आगे देखते हैं। भारत में मैग्नीज की कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायपुर, बोलगीर, ब्योंझर, खापुर, मयूरभंज, ठीक है। महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, सिमानो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब तांबे के लिए देख लीजिए। विश्व में तांबे के अयस्कों में चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोरनाइट, कोबालाइट, क्यूपराइट एवं मालासाइट इत्यादि होते हैं, ठीक। ये किसके विश्व में तांबे के अयस्क, ठीक। तांबे के उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, नीलो का चुकीका माटा, चिली का चुकीका माटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मुफिल अरा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में कहाँ पे है? भारत में तांबा उत्पादन झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खेतड़ी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान रखता है। विश्व में अभ्रक उत्पादन में ब्राजील का गिरास राज्य, साओ पोले, रूस का बैकाल झील, गालागासो, ठीक है। फोर्ट डॉल्फिन क्षेत्र, नॉर्वे का यहाँ पे देखिए ब्लर है थोड़ा, क्रागोरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के वेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है, ठीक। सॉरी, अब आगे देखते हैं बॉक्साइट के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सही है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अब भारत में देख लेते हैं। भारत में इसके उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर, किसके? बॉक्साइट के, ठीक है। भारत में इसके कौन सा? जामनगर, साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, झारखंड का लोहरदगा, ठीक। लातेहार एवं पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पुंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा मंसूर है, ठीक है। ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं घा, ये लास्ट, उम्मीद है ये लास्ट होगा आपका, ठीक।
हाँ ये लास्ट है, ठीक है आपका। तो इसको भी देख लेते हैं, फिर अगली जो होगी उसको फिर कल देखेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के इन संसाधनों को वृहद रूप में दो वर्गों में बांटा गया, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत। ठीक, भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला शक्ति या ऊर्जा ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, शक्ति या ऊर्जा का, भारत में कोयला। देश में इसका कुल भंडार लगभग 26,454 करोड़ टन है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान, जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने से बनी है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 वर्गों की जानकारी। एंथ्रेसाइट 90 से ऊपर, 90% से। विटुमिनस ये 60 से 80%। लिग्नाइट 50 से 70% और पीट जो होता है वो 50% से कम। ये हैं कोयले की किस्म। कोयला उत्पादन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का स्थान प्रमुख है। भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा जो है गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक, 98% गोंडवाना समूह में। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड, ठीक, झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदा, वर्धा, कामपटी एवं उर्वर प्रमुख है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। सबसे पहले कहाँ पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला था। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से सबसे ऊपर कौन कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगड़ीजन, गोरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बौरझोला, ठीक, बौरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य के अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोराम्बा, मेहगला, बकरोल, नवगांव इत्यादि मुख्य हैं। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक गैस। ठीक, प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन मशीनों को चलाने में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस देश में कुल 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण एवं विपणन किया जाता है। इसके अंतर्गत हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। तो सबसे लंबा कौन सा है, विजयपुर जगदीशपुर गैस, हाजीरा, विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। फिर जल विद्युत में देखिए यहाँ पर बहुत ब्लर है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र कब लगाया गया था, 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्रम कर्नाटक में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, सतलज नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, श्रीहंद परियोजना सोन नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर मुख्य है। इन परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, जबकि भाखड़ा नांगल 225 मीटर ऊंची भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, अब देखिए ताप विद्युत। इसमें क्या है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कौन कौन से हैं, कहलगांव, कोराबा, सिंगरौली, फरक्का, तलचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरात, बोकारो प्रमुख हैं। फिर परमाणु ऊर्जा में देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है, जो पिच ब्लेंड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार है। फलतः परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में, कलपक्कम, ठीक है, तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ककरापारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है, ये सारी हैं, कहाँ कहाँ है इसके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें अब लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। मतलब पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती जाएगी। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पूगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं।
तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। फिर देखिए, तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा होने वाली ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा कहते हैं, ज्वार भाटा वाला नहीं, जो ज्वार होता है, ठीक है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावना है। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव ज्वारी ऊर्जा है। खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी यूनिट हमारी आज की कंप्लीट हो गई है। अब 5 यूनिट और बची हैं। 5 यूनिट को 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।